जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम चंद मिनट में आपका सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इन लेट्स सपोज 3 to 4 मिनट्स, ताकि बाकी आपके जो क्लास फेलोज हैं वो मिस ना करें, क्योंकि आज हमने हिप पढ़ना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका लेक्चर है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस के सब्जेक्ट में, दैट इज़ अबाउट हिप। ठीक है, हिप की जो पैथोलॉजीज हैं उनकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, बड़ी एक्सटेंसिव।
Although hip is a topic that I can deliver even without your textbook, with my clinical experience of anatomy as well as in post-op rehabilitation practice, which I did for more than 5 years. But I will follow strictly from your course outline and from your book, ताकि आपको खुद से भी पढ़ने में चीज़ें आसान लगें। जैसे मैंने आपको बताया था कि यू आर मोर लाइकली टू सी द पेशेंट्स ऑफ नी द मोस्ट, एंड नंबर सेकंड यू विल सी द पेशेंट्स रिलेटेड विद हिप। तो ये दो किस्म के मरीजों को पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्लिनिकली। क्यों ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज टू जॉइंट आर most frequently injured or most frequently surgeries are performed on those joints. So what is the reason behind that? What do you think? So reason behind that is very simple, that both of these joints are weight bearing joints, जिसकी वजह से इनमें वियर एंड टीयर का प्रोसेस बहुत अर्ली स्टार्ट हो सकता है और पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस भी स्टार्ट हो सकता है। और फिर ये दो बोन से मिलके आपके जो जॉइंट्स हैं वो बने होते हैं। तो जो दो बोन्स वाले जॉइंट्स हैं उनमें जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ जॉइंट सर्फेसिस पे ही रहती हैं। तो जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं, जैसे आपका रिस्ट जॉइंट है, जैसे आपका एंकल जॉइंट है, वहाँ पे जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। टीबियो टेलर जॉइंट है, फिर उसके नीचे सब टेलर जॉइंट है। तो जो फोर्स ऊपर से आ रही होती है जॉइंट के ऊपर, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इनसाइड द जॉइंट, और वो स्मॉल बोन्स पे वो प्रेशर चला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल बोन्स पे जब वो प्रेशर चला जाता है तो वो फिर जो मेन जॉइंट होता है उस पे आर्थराइटिस होने का चांस कम होता है। ऑन द अदर हैंड आपका जो हिप जॉइंट है और नंबर सेकंड आपका ये नी जॉइंट है, इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ आपकी दो बोन्स है विच आर मेकिंग योर जॉइंट, और इन दो बोन्स पे जब प्रेशर आता है एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू द आर्थराइटिस। तो नी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और अब हम नी हिप करेंगे, लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटीज पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन में वो ये हैं कि इसमें भी जो वेट बेरिंग का स्टेटस है वो डिफाइन किया जाता है। गेट वॉकिंग करवाई जाती है, क्रच वॉकिंग जिसको आप कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो एक सेट है पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन गाइडलाइंस का, जो ऑल ओवर द बुक आपके यूज हुआ है, उस सेट को यहाँ भी फॉलो किया गया है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज है, फिर मिनिमम प्रोटेक्शन फेज है, एंड देन फंक्शनल एक्टिविटीज। तो ये चार फेजेस में आपकी जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन है उसको डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा फिर फंक्शनल एक्टिविटीज हैं जो कि मैं आपको गाहे बगाहे बताता रहता हूँ कि वो आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। वो आपको लकीर का फकीर होने की जरूरत नहीं है कि जो थेराप्यूटिक्स में लिखा है आपने वही करना है। आप खुद से चीजों को सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, एक्सरसाइज डिजाइन कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात कतई नहीं है। सिर्फ आपको मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन का और उनके एक्शन का अगर कंप्लीट नॉलेज है, देन यू कैन इजीली डिजाइन द एक्सरसाइजेस। प्लस आपकी जो सर्जन से कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर है, सर्जन की इंस्ट्रक्शंस आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और इम्प्लीमेंट तभी करोगे कि अगर आप उसको समझ रहे हो। तो दैट इज द की। अगर आपको पता ही नहीं है कि सीमेंटेड का और इनसीमेंटेड का क्या फर्क है, टो टच वेट बेरिंग का और पार्शियल वेट बेरिंग का क्या फर्क है, देन हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सर्जन। तो इसके लिए इसमें जो ऑपरेटिव टच है, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, उसका डिटेल टच उसने दिया हुआ है। लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस जाहिर है आप लोगों को अगर अभी इस टाइम पे कहा जाए या इवन स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर कहा जाए कि पूरी थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक आपने
A to Z पढ़नी है और इन दैट फॉर्मेट पढ़नी है, तो दैट विल बी ऑफुली इनफ फॉर यू। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पीपीटीज बना देता हूँ और पीडीएफ मार्क कर देता हूँ, और जो क्लिनिकली रेलिवेंट नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन। तो अगर फॉर गॉड सेक अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होती है तो आप दोबारा से रिकनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि इधर मेरी जो दूसरी डिवाइस है इंटरनेट की, दैट इज आल्सो नॉट चार्ज्ड। एंड आप विद इन 5 मिनट्स आप दोबारा आ जाएं, क्योंकि इधर हमारे जनरेटर्स हैं वो 5 मिनट्स में उनका स्टार्टअप पीरियड होता है और वो सारे सर्वर्स दोबारा ऑन हो जाते हैं। तो दैट इज अ प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बिफोर हैंड स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बता दी है, क्योंकि आज का लेक्चर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आपका जो क्लिनिकल लाइफ है उसमें आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। और वही आपके वाली बात कि आपका जो मैक्सिमम फीडबैक आया ऑनलाइन लर्निंग का, उसमें यही है कि ये जो इस सेमेस्टर में हमने इसको इम्प्रूव किया, ऑल्दो यू डिडंट गेट प्रॉपर मार्क्स इन योर मिड्स, उसको भी हम किसी तरीके से ऑन माई साइड अगर मैं उसको कंपनसेट करने की आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। कंपनसेट आप खुद करोगे, आई विल जस्ट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। और इन टुडे today's time I will give you some assignments, 4 assignments और क्विज हैं, तो 5 मार्क्स के होंगे, तो उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करके अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको आप पूरा कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हिप को। तो वही बात आ जाती है कि अब हिप की जो अनाटमी है, फिजियोलॉजी है, और जो इसमें लिगामेंट्स हैं, मसल्स, नर्व्स, इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने स्लाइड में एंटर किए हैं। अगर पूरी की पूरी 50-60 पेजेस को मैं एंटर कर दूं तो वो आपके कोई 5-6 लेक्चर्स बन जाएंगे जो कि सिर्फ हिप पे होंगे। अगेन ये रेपिटेशन में मैं चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसको हमने मिनिमम किया है। Is the slide is visible to all of you? एक स्टूडेंट अनम्यूट करके मुझे बता दे so that can। Yes, sir. Yes, sir. चलें, ठीक है। तो now specifically we are talking about hip with reference to the different therapeutic exercises. In the previous semesters you learned about exercise physiology, you learned about general exercises, you learned about the various biomechanical principles that governs the exercise in biomechanics and in kinesiology. Now in this course you are studying the a therapeutic way of handling your patients. Therapeutics means there is always a pathology. There is no need to say that it is not a pathology and you are just trying to improve the fitness of the patient. That category will not be considered as therapeutic. That will be considered as overall fitness regime. So let's start the therapeutic exercise of hip. Okay, what exercises can you perform conservatively and post-operatively, means in your patients, and what kind of surgeries are routinely performed in uh, orthopedic world. So first of all, before going into the surgical detail, okay, you should know about the hip. That hip is a ball and socket joint and a triaxial joint. Triaxial joint means that it moves in the 3 axes. Like flexion extension एक एक्सिस होगा। अब ये नहीं कि फ्लेक्शन एक एक्सिस है और एक्सटेंशन दूसरा एक्सिस है, दिस इज नॉट। फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक ही प्लेन में हो रही है और एक ही एक्सिस के अंडर हो रही है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और दोनों ही इमेजिनरी लाइन
और इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, एक इमेजिनरी डॉट होता है जिसके इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही होती है। तो एक प्लेन ट्राई एक्सियल जॉइंट का है आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाला फॉर योर ईज, एक प्लेन है आपका एबडक्शन एडक्शन वाला, और एक प्लेन है आपका रोटेशन वाला। तो दीज थ्री प्लेन्स में आपके जो बॉल एंड सॉकेट की मूवमेंट्स हैं वो हो रही होती हैं। और बॉल एंड सॉकेट भी, जो बॉल है इसमें, बॉल ऑफ द हिप, दैट इज 2/3 ऑफ अ सर्कल। तो ये आपने बायोमैकेनिक्स में पढ़ा था कि व्हाट डज इट मीन कि यस, 2/3 ऑफ अ सर्कल या स्फीयर, स्फीयर कहोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2/3 ऑफ अ स्फीयर का मतलब है कि एक बॉल है, तो अगर 3/3 मीन्स के वो पूरे का पूरा राउंड बॉल है, ठीक है, 3D में, या उसको कहोगे वो पूरा एक राउंड टेनिस बॉल है। तो 2/3 का मतलब है कि उसकी जो सर्फेसिस हैं उसमें से 2/3 सर्फेसिस उसकी राउंड है, बाकी की सर्फेस उसकी राउंड नहीं है, यानी कि वो पूरा स्फीयर नहीं है। तो दैट इज अबाउट द बॉल। इधर भी आपका कनकेव कन्वेक्स रूल अप्लाई होता है, इस वजह से इधर मैंने आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बताया डिटेल से। और आप लोगों की असाइनमेंट मैंने चेक की है। अभी आप लोग सोचते होगे कि सर पता नहीं मार्क क्यों नहीं करते, हालांकि असाइनमेंट्स मैंने सबकी अभी मार्क करके अपने सॉफ्टवेयर में सेफ रखी है, क्योंकि आप में से बाज लेट होते हैं, मींस के लेट सबमिटर्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मैं ग्रेस पीरियड कर देता हूँ। लेकिन अभी मैं आज आपसे मूडल पे भी शेयर कर दूंगा कि आपका जो सेशनल की डिस्प्ले डेट है वो आ गई है 25 जनवरी। तो अभी आपके पास 10 दिन है, जिसमें आप नेक्स्ट वीक में छोटे छोटे से 2 क्विज दे देंगे, 5-5 एमसीक्यूज के, 2-2 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा, और अपनी असाइनमेंट्स आप पूरी कर लेंगे, ताकि 25 को आपकी जो मार्क्स की डिटेल है वो मैं आपके आगे सेंड कर दूं, या मैं उसको विद हेल्ड भी कर सकता हूं। दैट इज माय अथॉरिटी टू विद हेल्ड योर सेशनल। वो सेशनल में विद हेल्ड थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स जिनको कोई इमरजेंसी हो जाती है, असाइनमेंट नहीं जमा हो सकी टाइम पे, कोई इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो उनको मैं ग्रेस पीरियड दे देता हूँ, और 1-2 दिन बाद भी मैं उनकी, या 3 दिन बाद भी मैं उनको जमा करा देता हूँ। अगर वीकेंड बीच में आ जाए तो वो फिर उनकी लक होती है। तो ये आपके लिए एक मैसेज है, इसको आप जहन नशीन करें, और इंशाल्लाह आज आपको ये मैं मूडल पे भी डिस्प्ले कर दूंगा ये मैसेज। तो ये था जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इट इज सपोर्टेड बाय द strong articular capsule that is reinforced by iliofemoral ligaments, pubofemoral ligaments and the ischiofemoral ligament। और एक आपके फीमर हेड के अंदर लिगामेंट होता है जो ऐसे करके एसिटेबुलम के साथ लगा होता है, और उसको आप कहते हो लिगामेंटम टीरीज कहते हो। एक लिगामेंटम फ्लेवम होता है, एक लिगामेंटम टीरीज होता है। तो नम्रा क्या नाम है, मैं मिक्स कर रहा हूँ ये दोनों नाम। Yes, sir. कौन सा लिगामेंट होता है, मैं ज्यादा जो फीमर को एसिटेबुलम के साथ ऐसे इनसाइड ऑफ द जॉइंट कनेक्ट कर रहा होता है? Sir, ligamentum teres. हाँ, लिगामेंटम टीरीज होता है, मेरा भी यही ख्याल था। तो अच्छा, आप लोग जागते रहते हो। तो आपके जो जूनियर्स हैं उनके भी बाद स्टूडेंट्स के कैमरेज अनलकीली उनसे ऑन हो जाते हैं, तो मैनी ऑफ देम स्लीप ड्यूरिंग द क्लास। तो शुक्र है आप लोग जागते रहते हो, और आपकी वैसे भी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। तो अच्छा जी, इसके बाद टॉपिक है जी पेल्विक टिल्ट का। अब पेल्विक टिल्ट का टॉपिक मैंने इसलिए रखा है आपके
उसमें से निकाल के, बुक में से निकाल के कि ये टॉपिक आपने बार बार पढ़ा और बड़ा आप इसमें पजल रहे, कंफ्यूज रहे कि ये क्या होती है और कौन से मसल्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ था। सबसे पहले आपने इसको डीना गार्डनर में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको वो बुक इतनी अच्छी नहीं लगी होगी। मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बुक तो है ही नहीं, उसका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर एज सच नहीं लिखा हुआ। सिंपली एक नोट्स हैं जो कि एक थेरेपिस्ट ने बनाए थे और वो फिर फोटोस्टेट फॉर्म में आ गए। तो एनीवेज उसमें आपने पेल्विक टिल्ट पढ़ी, फिर आपने बायोमैकेनिक्स में पेल्विक टिल्ट पढ़ी, और अब मैं आपको पेल्विक टिल्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये जो अब आप पढ़ रहे हो ये स्टेप बाय स्टेप उसकी यानी कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन है थ्योरेटिकल। तो ये है जी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यू कैन सी माय हैंड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय फेस, कि पेल्विक इज योर बेसन लाइक स्ट्रक्चर। और जिस तरह आपकी जो फीमर है वो ऐसे मूव करती है, तो आपकी जो पेल्विस है दैट आल्सो मूव्स लाइक दिस। जिस तरह मेरे हैंड मूव कर रहे हैं ना, इस तरह आपकी पेल्विस भी फीमर पे मूव करती है व्हेन यू आर वॉकिंग और व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी। ठीक है, बट कीप इन माइंड नंबर सेकंड थिंग कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ये नहीं है कि ये आप ऐसे एंटीरियरली जा रहे हो तो ये आपकी पेल्विक तो टिल्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ आपकी और बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे लंबर फ्लेक्शन हो रही है और एसोसिएटेड थोरेसिक फ्लेक्शन हो रही है और हिप फ्लेक्शन हो रही है। तो पेल्विक टिल्ट के लिए जो पोस्चर है, जो मूवमेंट है, वो टिपिकली ये जो पिक्चर में दी हुई है वो ये है कि इस तरह करके अगर आप खड़े हो, अगर आप लेट्स सपोज हील पे खड़े हो रहे हो, आपने 5 इंच की हील पहनी है, उस पे अगर आप खड़े होगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये पोस्चर चला जाएगा और हिप आपकी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में चली जाएगी। या आप ओबीस हो तो फिर भी आपकी जो हिप है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, आर्टिफिशियली मीन यू डोंट हैव एनी पैथोलॉजी, बस जस्ट for the sake of learning you are doing your own pelvic tilt. Also pelvic tilt is taught in many cases as a exercise। ठीक है, दो इसके यूज हैं, एक तो आप खुद भी अपने आप को वैसे ही समझने के लिए कर सकते हो, दूसरा आप अपने मरीजों को भी सिखा सकते हो कि हाउ टू डू द पेल्विक टिल्ट्स। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज को स्पेशली। तो इसमें होता क्या है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में बड़ा इजी है। ये लाइन सीधी थी और ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस ऑफ द पेल्विस मूव एंटीरियरली एंड इंफीरियरली। ठीक है, एएसआईएस ने एंटीरियरली और इंफीरियरली जाना है। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटीरियरली एंड इंफीरियरली का मतलब है कि जो चीज इंफीरियर जाती है शायद वो पोस्टीरियर भी जाती है। तो ऐसा नहीं है, उसने ऐसे एंटीरियर जाना है और इंफीरियर जाना है। एंड बेसिकली 3D लर्निंग नहीं हो रही हमारी ना, आप वी आर जस्ट द फेस टू फेस डिस्कशन हो रही है। अब कभी आप आएंगे इधर, मे बी 1 फरवरी से आना शुरू हो आप, तो आपको मैं इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी ऑन द मॉडल करवा दूंगा, तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ASIS आपका एंटीरियरली जा रहा है और क्लोज टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर as the pelvis rotates forward around the transverse axis of the hip joints। ठीक है, तो पूरी की पूरी पेल्विस आपकी फॉरवर्ड जा रही है और आपका जो ASIS है वो एंटीरियर जा रहा है। तो दिस इज अबाउट द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। नंबर सेकंड इज द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अब अगेन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट का ये मतलब नहीं कि आप इस तरह खड़े हो और आपने इस तरह करके अपने आप को एक्सटेंड कर लिया और पूरी का पूरी अपना बॉडी का सेगमेंट आप ऐसे आगे से आगे चले गए और पीछे से पीछे चले गए। दिस इज आल्सो वेरी स्लाइट एंड वेरी स्पेसिफिक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक सेकंड, ये इसमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, देखो स्पाइन पे एक्सटेंशन हो रही है और हिप पे फ्लेक्शन हो रही है। तो अगर आपको मसल वर्क पूछा जाए जो कि बुक में भी लिखा होगा,
तो स्पाइन के एक्सटेंसर्स वर्क कर रहे हैं और हिप के फ्लेक्सर्स वर्क कर रहे हैं। और नंबर सेकंड इज द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो पोस्टीरियरली मूव कर रहा है। अब आपको अगर कहा जाए, मैं लेट्स सपोज आपको कहता हूं, मैं जाहिर है कि वो उसको अगर आपने फील करना है अपने ASIS को तो दैट इज वेरी सिंपल। आप जहां पर अपनी पैंट अपना गारमेंट्स आप स्टे करते हैं तो उधर लेटरल साइड पे आपको जो बोनी प्रोमिनेंस नजर आती है, वेरी इजीली पैल्पेबल विद योर थंब, दैट इज योर पोस्टीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और बैक ऑफ योर बॉडी जो लोअर साइड पे आपको एक छोटा सा डिंपल नजर आएगा। आप जब मस्कुलोस्केलेटल डायग्नोसिस करोगे तो उसमें आप को वो फील होगा, तो दैट उसको भी आप पैल्पेट कर सकते हैं, दैट इज योर PSIS। तो ये दोनों की मूवमेंट्स होती हैं इन पेल्विक टिल्ट। तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में क्या होता है कि पेल्विक मूव्स पोस्टीरियरली, और जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस हैं वो भी पोस्टीरियरली और इंफीरियरली मूव कर जाते हैं, उसके ऑपोजिट है। एंड क्लोजर टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर एज द पेल्विक रोटेट्स बैकवर्ड्स अराउंड द एक्सिस ऑफ द हिप जॉइंट। तो ये आप देखें, ये पोस्टीरियर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में ये हुआ, हिप पे थोड़ी सी फ्लेक्शन हुई और स्पाइन पे एक्सटेंशन ज्यादा हुई। ये मैं आपको एनोटेट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हुई लंबर स्पाइन पे और स्लाइट फ्लेक्शन हुई या लेस एज कंपेयर टू द लंबर, लेस फ्लेक्शन हुई ऑन द हिप जॉइंट। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड इन द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में इससे आप आंखें बंद करके इससे ऑपोजिट मूवमेंट्स इधर हुई। ये मैं आपके लिए टेक्स्ट लिख देता हूं, आप भी अपनी डायरीज में ये चीज नोट करें। इधर हुई जी स्पाइन पे फ्लेक्शन, लंबर स्पाइन स्पेसिफिकली वी शुड राइट लंबर स्पाइन फ्लेक्शन हुई, और उसके साथ क्या हुआ, उस वाले में जो आपने देखा था एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में, उसमें आपने देखा था कि हिप पे फ्लेक्शन हो रही है, और इधर जो है वो फीमर हिप फीमर और वो चूंकि अवे जा रही है, फीमर पेल्विक अवे जा रही है फ्रॉम द फीमर, तो इस पे आप कहोगे कि हिप एक्सटेंशन होगी। उसमें हिप फ्लेक्शन थी, ये चले मैं अब उधर लिख दिया तो ये भी आपकी इजी उसके लिए लिख देता हूं। तो ये the best method to learn the anterior pelvic tilt is from the therapeutic exercises. Although I once compared these three concepts and I myself got confused what the writer is actually trying to say. Lumbar spine extension and number second is hip flexion. तो ये जी इसमें मूवमेंट्स हो रही हैं दोनों किस्म की पेल्विक टिल्ट्स में, और ये दोनों पेल्विक टिल्ट्स आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप वैसे करेंगे फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है। एक आप जब हाई हील पहन लेंगे उसमें आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड, अगर आपका जो पोस्चर है वो पुअर है तो उसमें आपकी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो सकती है, इंटीरियर का चांस कम है। अगर पुअर पोस्चर है, आप बहुत लीन हो, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो एज एन एक्सरसाइज भी जो पेल्विक टिल्ट्स हैं वो सिखाई जाती हैं।
प्रेग्नेंट लेडीज को सिखाई जाती हैं, या जिनको हिप के कोई डिसऑर्डर्स हैं पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज के तौर पे भी सिखाई जाती है। इस वजह से मैंने इसको आपके स्लाइड में इसको एंटर किया। अच्छा, इसके साथ हैं जी नर्व्स। जैसे आपसे अब एमसीक्यू में पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इज नॉट रिलेटेड विद हिप, इज नॉट रिलेटेड विद नी, तो वो बीच में कोई नर्व आ जाती है जी, फेमरल नर्व आ जाती है या कोई और नर्व आ जाती है जो कि नी के राउंड से नहीं गुजर रही, तो दैट इज इररेलेवेंट थिंग, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द options of the MCQ, and you have to click that option. Now in case of hip, you have to remember that three nerves are passing around the hip joint, and which are these nerves? Number first is the sciatic nerve, number second is the obturator nerve, and number third is the femoral nerve. और इसमें आप देखो कि ये आपके हिप जॉइंट को कैसे इफेक्ट करती हैं और कैसे इनकी जो पैथोलॉजी है वो कॉज हो सकती है। तो नंबर फर्स्ट, शियाटिक नर्व की जो इंट्रैपमेंट है वो कहाँ पे हो सकती है? वो डीप टू द पिरिफॉर्मस हो सकती है। ये पिरिफॉर्मस इज अ वेरी troubling muscle sometimes when you are in prolonged standing, or you are standing in wrong posture, or you are standing on one leg, आपका piriformis spasm में आ सकता है और वो sciatic nerve को कंप्रेस कर सकता है। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन में sciatic nerve piriformis के अंदर से होके गुजर रही है। रेस्ट ऑफ द 85% में इस तरह गुजर रही है और 15% में इस तरह गुजर रही है। तो ये पेरीफॉर्मस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप लोगों ने एनकोनियस मसल को इग्नोर किया छोटा मसल समझ के एल्बो स्टेबलाइजर्स में, इसी तरह आप हिप के केस में पेरीफॉर्मस को इग्नोर ना करना। ये बहुत छोटा मसल है, ये सिर्फ आपका हिप का स्टेबलाइजर है और लेटरल रोटेटर है। छोटे मसल्स जितने भी हैं वो स्टेबलाइजर्स होते हैं। तो अगर स्टेबलाइजर्स के साथ दूसरा मसल कंपेयर हो रहा है तो आपने स्टेबलाइजर्स की तरफ, छोटे मसल की तरफ जाना है, और वो भी आपकी बुक में लिखा होता है। जैसे एनकोनियस का सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ था कि ये स्टेबलाइजर है, ट्राइसेप का नहीं उसने लिखा हुआ था। और एनकोनियस का भी सुपिनेशन प्रोनेशन के हवाले से क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि शियाटिक नर्व के हवाले से जो मसल इंपॉर्टेंट है वो पिरिफॉर्मस है। अब आप ये ना कहना कि ग्लूटियस मीडियस भी तो उसके साथ ही है, मैक्सिमस उसके ऊपर है, तो वो भी शियाटिक नर्व पे असरअंदाज हो सकते हैं। ऑल्दो अगर पिरिफॉर्मस की ऑप्शन ना हो तो फिर वो भी आंसर बन सकता है, लेकिन जब पिरिफॉर्मस आ गया है तो उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी शियाटिक नर्व के साथ। और नंबर सेकंड है जी ऑब्चुरेटेड नर्व। ऑब्चुरेटेड नर्व की क्या है जी इंपॉर्टेंस के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर ये नर्व आपकी डैमेज हो सकती है फीमेल्स की, और इसके लिए बड़ी एहतियात करनी चाहिए ड्यूरिंग लेबर। और जो गायनाकोलॉजिस्ट है उनको भी इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो आप भी बीइंग अ थेरेपिस्ट उनको कुछ गाइडलाइन कर सकती हैं। ऑब्चुरेटेड नर्व पे फोर्सेप या फोर्सेप्स डिलीवरी हो या वेजिनल डिलीवरी हो तो उसमें ये आपकी ऑब्चुरेटर नर्व डैमेज हो सकती है इन प्रोलॉन्ग्ड लेबर मोर देन 8 आवर्स। तो लेबर की भी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है जिसमें डायलिटेशन है, सेकंड स्टेज है जिसमें वो हेड थोड़ा सा बाहर आ जाता है, और फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है कि जिसमें प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं लेबर की, ये स्मूथली होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। और इसकी केयर यही है कि आप फीटल अल्ट्रासाउंड्स और बेबी वेट और बेबी साइज साथ साथ मॉनिटर करते रहें। समटाइम्स इन केस डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़, बेबी का साइज भी बढ़ जाता है और वो उसकी वजह से उसका जो पैसेज है डिलीवरी का वो मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से ये आपकी ऑब्चुरेटर नर्व डैमेज होने का चांस हो सकता है या उसका इंजर होने का चांस हो सकता है। और आपको पता है अगर नर्व इंजर हो जाएगी तो उसकी रिकवरी थोड़ी लंबी होती है और समटाइम सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन कैसे होती है? प्रिवेंशन समटाइम्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हो जाती है, एंड समटाइम्स यू हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन द प्रिवेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में या प्रिवेंटिव टेक्निक्स में, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी में, अगर आप लेट्स सपोज 100 रुपीज लगा रहे हैं, तो उससे आप समझो कि 50,000 की आपकी बचत हो सकती है। अगर आप प्रिवेंटिव चीज़ों में के बारे में आपको नॉलेज है और उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका हेल्थ केयर सिस्टम प्रिवेंशन की तरफ चला जाए कि डिजीज हो ही ना, बीपी हो ही ना, एक मरीज को जिम प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे उसको डायबिटीज भी ना हो, तो प्रिवेंटिव में इन्वेस्टमेंट करने से आप क्यूरेटिव हेल्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, बजट को अपने कंट्री के और अपनी प्रैक्टिस आल्सो। ठीक है, तो ये ऑब्चुरेटर नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हिप। एंड नंबर थर्ड इज द फेमरल नर्व। और फेमरल नर्व आपकी जाहिर है कि फीमर का फ्रैक्चर होगा या पेल्विस का होगा या कंजेनिटल डिसलोकेशन अगर हो जाएगी हिप की, और द प्रेशर ड्यूरिंग द फोर्सेप्स लेबर एंड डिलीवरी, तो दोनों नर्व्स आपकी डैमेज हो सकती हैं। तो ये भी आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स मे बी इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी। ठीक है, तो फोर्सेप्स डिलीवरी अभी आपने एक लेक्चर में लेबर भी पढ़ेंगे हम, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का एक आपका यूनिट लेबर का है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी में और फोर्सेप्स डिलीवरी में क्या डिफरेंस होता है। और अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये करेंगे, ये फोर्सेप एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड अराउंड स्काल्प टू पुल द हेड, जस्ट दैट। इसके अलावा स्पोर्ट स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन होती है। अब देखें, एक मरीज है जिसकी हिप रिप्लेसमेंट हुई है 40 इयर्स की एज में, एक की 30 इयर्स की एज में हुई है। क्यों हुई है? उसका जाहिर है कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं उसको डेवलप हुआ होगा, लेकिन उसको रूमाटाइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है या उसको हिप का फ्रैक्चर हो सकता है। एक और चीज मैं आपके साथ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि हिप के जितने फ्रैक्चर्स हैं वो ज्यादातर तो होते हैं ओल्ड एज में, और ओल्ड एज हमारे यहाँ 60 प्लस को कंसीडर किया जाता है। और नंबर सेकंड, हिप के फ्रैक्चर्स होते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, या आप गाड़ी में बैठे होते हो, आप कहीं जाके ऐसे लगते हो, आपके जो घुटने हैं वो डैशबोर्ड पे लगते हैं बड़ी जोर से, और हिप आपका फीमर ऐसे पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है और समटाइम्स फ्रैक्चर भी हो जाता है। या बाइक पे किसी किस्म का एक्सीडेंट हो गया यंग बंदे का, तो उसमें हिप का फ्रैक्चर हो सकता है और फिर उसको फिक्स करना एक काम होता है सर्जन का, और उसकी रिहैबिलिटेशन करना वो आपका काम है। अब जब रिहैबिलिटेशन करनी है तो आपने अब 30 साल के बंदे को ये तो नहीं कह देना कि यार ये तुमने अब प्रिकॉशंस ही सारी जिंदगी करते रहना। इस तरह करके तो आप उसको डीमोटिवेट कर देंगे, डीमोरलाइज कर देंगे, तो वो बड़ा एक साइकोलॉजिकली फील करेगा इस चीज़ों को कि अब पता नहीं मेरे अंदर क्या डाल दिया उन्होंने लोहा, कि मैं अब कोई काम नहीं कर सकता। तो आपने स्पोर्ट स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन भी करनी है। इसका जो सर्जिकल आउटकम है डिजीज का वो बहुत अच्छा है, और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन आप उसकी करेंगे तो उसमें वो रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ ऑलमोस्ट 90 to 95% जा सकता है, 100% तो कोई भी नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन में ये देखो, ये बैडमिंटन खेल रही हैं या और इसमें हिप की या पेल्विस की एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने थीरा बैंड्स अपनी हिप के साथ अटैच किए हुए हैं। तो ये है जी, डिफरेंट सेटअप्स में ये प्रैक्टिस की जाती है। बीइंग द स्पोर्ट्स लविंग कंट्रीज इन यूरोप एंड अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, उसमें तो स्पोर्ट्स के बगैर आपका नहीं, यानी कि गुजारा नहीं है। तो आपके कंट्री में तो इतना नहीं रुझान। इंडिकेशंस क्या है जी? अब आप सर्जरी, अब आप पेल्विक टिल्ट पढ़ा आपने, पोस्चर पढ़ा, हिप के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, और
कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो बस समझो कि कंजर्वेटिव ही है, आपको बस 4-5 पॉइंट्स पता है वो आप कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, मींस के बड़ा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। उसमें आपने पेशेंट एजुकेशन करनी है, पैथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन करनी है, और मल्टीपल एंगल मसल आइसोमेट्रिक्स करवा के तो फिर फंक्शनल एक्सरसाइजेस करवा देनी है। चलो ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ इधर, ताकि आपको आसानी हो जाए, फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ चले जाएंगे। मैंने अपनी स्पीड क्यों तेज रखी हुई है, आज आप में से किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपका लेक्चर इंटरप्ट हो और हम ब्रेक करके वापस आए। मैं चाहता हूं कि हम एक ही फ्लो में पूरा लेक्चर ले लें और वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो थ्रू यूट्यूब। सम स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि ये जूम के जो लिंक्स हैं ये ओपन नहीं होते, तो उसका फिर हाल ये मैंने निकाला कि मैं आपसे यूट्यूब से शेयर किया करूँगा। तो मैंने कल परसों 2 दिन से मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ये मैं आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। कंजर्वेटिव को आप चलो नॉन ऑपरेटिव कह लो। इसमें जी क्या पॉइंट्स हैं नॉन ऑपरेटिव में? एजुकेशन एक्चुअली वर्ड्स में, few words I type few words just for you to note down these keywords, not the whole sentence I write. पेशेंट एजुकेशन में मैंने सिर्फ एजुकेशन लिख दिया, और नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आपने फिर करनी है असेसमेंट। असेसमेंट करनी है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आई है। उसके बाद आपने नीड देखनी है, पेशेंट की क्या नीड है। क्या पेशेंट कोई एथलीट है, क्या पेशेंट कोई यूनिवर्सिटी टीचर है, या पेशेंट कोई स्टूडेंट है। उसकी नीड्स को आपने डिफाइन करना है, फिर उसकी आपने रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना है। तो एजुकेशन करनी है मरीज की, असेसमेंट करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, हिस्ट्री भी बीच में आ जाती है, नीड भी आ गई। उसके बाद आपने जो मल्टीपल एंगल मसल सेट्स, ये क्या होते हैं मल्टीपल एंगल मसल सेट्स? आपने ग्लूटियाइज को, अपने abductors को, एडक्टर्स को, मीडियल रोटेटर्स एंड लैटरल रोटेटर्स को आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है विद नो चेंज ऑफ लेंथ। और फिर आपने अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए प्राइस प्राइस यूज करेंगे। ले ये प्राइस भी मैंने लिख दिया आपके लिए। प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये भी आप साथ साथ कंटिन्यू करें। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल मसल सेट्स के बाद आप वेरियस आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। और ये आप जितनी मर्जी अपने जहन से आप डिजाइन कर सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बाद आप रिटर्न टू फंक्शन, और लेकिन इसकी की क्या है, प्रोग्रेशन की इज रिस्पॉन्स। अब ये नहीं क्लास आपने करना कि मरीज को आपने आंखें बंद करके जिम ट्रेनर की तरह वेट पे डाल के तो एक्सरसाइज पे डाला हुआ है, मरीज का पेन बढ़ रहा है, स्वेलिंग बढ़ रही है, अब आपको पता ही नहीं चल रहा, आप एक्सरसाइज ही करवाई जा रहे हो, स्वेलिंग बढ़ रही है कि कोई नहीं जी एक्सरसाइज करने से आपकी पेन और कम होगी और कम होगी। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई पेन इज एग्रीवेटिंग एंड व्हाई स्वेलिंग इज एग्रीवेटिंग। और ये भी मेरी बात याद रखना, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तकरीबन अब 13 साल से शायद ऊपर हो गया। जिस भी मरीज की आप पेन बढ़ाओगे ना, वो मरीज आपके क्लिनिक में दोबारा नहीं घुसेगा। ये मेरी बात आप याद रखना। कोई मरीज आपसे आराम लेने आता है, मरीज आपसे ये नहीं आता कि आप उसमें अपनी साइंस ठोक दो, और साइंस ठोक के उसका पेन बढ़ा दिया पहले ही दिन, दूसरे दिन, और ऐसे एग्रीवेट स्पाइक किया, वो मरीज नहीं फिर आएगा। ठीक है, तो आपसे लड़ने शायद आ जाए लेकिन आपसे ट्रीटमेंट करवाने नहीं आएगा। तो प्रोग्रेशन की इज रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीजें आप नोट करें। ये मैंने देखो स्लाइड भी नहीं बनाई, ये वैसे मैंने आपको लिख दी हैं क्योंकि ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाती हैं या नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी आती हैं। और इसके बाद आएगी आपकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट।
और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में जाने से पहले आप इसको, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। इंडिकेशंस क्या है जी? पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन से पहले सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं, क्योंकि आपको सर्जरी की डिटेल डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो इंडिकेशन है जी आर्थराइटिस, जिसके केस में हिप की सर्जरीज की जाती हैं। फिर फ्रैक्चर्स हैं जिसमें की जाती हैं। फिर आर्थराइटिस में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ट्रोमेटिक आर्थराइटिस है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वही है जिसको आप बैम्बू स्पाइन कहते हैं। और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैनी अ टाइम्स आल्सो अफेक्ट योर हिप जॉइंट। और हिप जॉइंट की जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स है और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको भी वो डैमेज करता है, और उससे भी सर्जरी की तरफ आप चले जाते हैं। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस या ऑस्टियोनेक्रोसिस भी इसको कहा जाता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है कि ये आपका नेक ऑफ द फीमर में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उधर फ्रैक्चर होने का चांस है। तो ये सारी की सारी इंडिकेशंस हैं। अब सवियर पेन इंडिकेशन है, ये भी आप पॉइंट आप अपना, जो ये बैठे हैं ना क्लास के जो स्कॉलर्स हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, स्कॉलर्स इन द क्लास, जिनको नहीं पता कि अब इधर एमसीक्यूज में लिखा होगा माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सवियर पेन, तो वो कहेंगे सर ये हिप पेन तो लिखा हुआ है ना, तो ये सवियर का होना जरूरी नहीं, आपने तो क्लास में इस तरह पढ़ाया था। तो वो वही वाली बात है कि ये आप का जो स्कॉलरली एटीट्यूड है विद टीचर, उसको आप थोड़ा बैलेंस रखा करें, चीजों को समझ लिया करें, बार बार समझें, आई एम अवेलेबल। लेकिन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में इंडिकेशन इज सीवियर हिप पेन। सिर्फ हिप पेन नहीं लिखा हुआ मैंने, ना पढ़ाया, या मॉडरेट हिप पेन या माइल्ड हिप पेन। हिप पेन का वो स्टेटस दैट इज अनबियरेबल और मरीज को चलने फिरने में बेतहाशा दुश्वारी पेश आ रही है, उसमें इंडिकेशन है। अदरवाइज आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से या इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से हिप पेन को मैनेज कर सकते हैं। ये भी इंडिकेशंस हैं। ये पिक्चर थोड़ी सी, सॉरी, टेक्स्ट के ऊपर आ रही है कि नॉन यूनियन फ्रैक्चर है और डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप है। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको क्या नजर आ रहा है, या बोन ट्यूमर है, या फेलियर ऑफ द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ द प्रीवियस जॉइंट रिकंस्ट्रक्शन सरफेस, और द ऑस्टियो आर्थराइटिस रीसर्फेसिंग की आपने और वो फेल हो गई। अब आपका चूंकि थेराप्यूटिक एक्सरसाइज आपकी सर्जरी से डील करती है और सर्जरी आपकी डील करती है विद रेडियोलॉजी, तो ये मिक्सचर आपको इस सेमेस्टर में मिलता है नॉलेज का, कि आपको अब ये देखो इसमें आपको ये चीज नजर आ रही है। अब मैं फिर वही बात है कि पूछूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट वी हैव कंज्यूम्ड 1 आवर। ये देखो, दैट फ्रैक्चर इज द नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, और ये नॉन यूनाइटेड फ्रैक्चर है। इसको रखा गया फॉर सम टाइम्स, फॉर 2 मंथ्स के ये हील कर जाए, लेकिन ये हील नहीं किया, बल्कि हिप यहाँ पर ये देखो ऊपर डिस्प्लेस हो गया है। जो उसका फीमर है वो सुपीरियर लिप डिस्लोकेट कर गया, और ये हिप नेक का फ्रैक्चर है, और ये इसको कील ठोक के फिक्स किया गया। ये चीज ठीक है, और इससे आप देखो कि ये इसके बैलेंस में आ गया, और ये फिर अब इजीली हील अप कर जाएगा। तो ये है जी फीमर का जो नेक ऑफ द फीमर में उसने एक स्मॉल सा नेल डाला हुआ है। तो ये लॉन्ग नेल नहीं है फीमर बोन के अंदर, लेकिन ये नेक ऑफ द फीमर में है। और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैं इन पेशेंट्स को रिहेबिलिटेट करता था,
तो उसमें अक्सर मरीज ड्यूरिंग द सर्जरी थिएटर की जो एनवायरनमेंट है वो मेरे साथ शेयर करते थे। तो कि जब इंसान को एनेस्थीसिया मिला होता है या सिडेशन मिली होती है ना, तो उसको थोड़ी थोड़ी साउंड आ रही होती है। तो ये जो थिएटर होता है, सर्जिकल थिएटर, ऑर्थोपेडिक का स्पेशली, तो ये एक कारपेंटर शॉप की तरह होता है। तो वो बकायदा उसमें आरी चलने की आवाज आती है, ऐसे ड्रिल करने की आवाज आती है, बकायदा आवाज आती है, लाउड आवाज आती है। अगर आप थिएटर के इर्द गिर्द फिर रहे हो तो आप वो आवाजें सुनोगे कि शायद इधर कोई कारपेंटर काम कर रहा है। तो वो असल में काम किस पे हो रहा होता है, वो मरीज की बोन्स पे काम हो रहा होता है। और वो इतनी ज्यादा उसकी यानी कि ड्रिलिंग साउंड्स आती हैं, और बोन को ऐसे ड्रिल करते हैं बकायदा, जैसे ये इसमें दीवार में सुराख करने के लिए ड्रिल किया जाता है। और समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ हैमर वो कील भी ठोक देते हैं। तो ये सारी की सारी साउंड्स मरीज को भी आती हैं, और वो फिर हमसे पूछते भी हैं कि सर वो तो थिएटर में से इस तरह की साउंड्स आ रही थी, तो सर्जरी हो रही थी। तो वो फिर हम उनको बताते हैं कि ये जी ऐसे ही होता है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं वो ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं सर्जरी की। तो ये अभी इंडिकेशंस में हम गए हैं। तो अभी मैं ब्रेक तो नहीं कर रहा, आप लोग अभी ऑनलाइन ही रहें। आई जस्ट टेक वाटर ब्रेक फॉर माई सेल्फ, एंड यू आल्सो टेक सम वाटर। और ये मैं समझें कि 2 से 3 मिनट में आई विल कम बैक एंड वी विल रिज्यूम द लेक्चर। आई एम नॉट डिस्कनेक्टिंग और आई एम नॉट गिविंग यू ब्रेक। ठीक है, ये जस्ट ए वाटर इनटेक टाइम है। रिमशा, आप अपनी कैमरा ऑफ कर दें अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं। चले, उसको कोई कह दो। और दूसरा, अभी रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स आफ्टर 5 मिनट्स में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो ये अभी तकरीबन आपकी 10-15 स्लाइड्स से मेरा कोई मुराद नहीं होती कि स्लाइड्स रहती हैं। मेरा मतलब है कि आपने हिप के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं और रिहैब हैं उनको समझना है आपने। स्लाइड्स का नहीं मतलब कि स्लाइड्स नहीं समझनी, स्लाइड्स कुछ भी नहीं है। स्लाइड्स कोई भी बना सकता है और गूगल से मिल सकती हैं। असल चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाना चाहिए। उसके लिए एक स्लाइड का प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है। तो आप जस्ट 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स।
जी क्लास, तो वी आर रेडी फॉर रेस्ट ऑफ द लेक्चर। हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी जिसको कहते हैं वो हमने स्टार्ट की थी, और फिर सर्जरी की हमने इंडिकेशंस देखी थी कि सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं। अब हम सर्जिकल टेक्निक्स देखेंगे कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं हिप के केस में, और नंबर सेकंड उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो हम देखेंगे। तो उधर से ही हम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इन केस ऑफ सर्जरी, वो हम देखेंगे कि क्या हो जाती हैं। तो हिप के केस में जो सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, एक तो सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना, ड्यूरिंग सर्जरी को डीवीटी बन गया, पेन ज़्यादा हो गई, या वो फ्रैक्चर ही नहीं फिक्स हुआ। दूसरी जो फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं कि टांग एक बड़ी हो जाती है, एक बड़ी तो नहीं होती, वो तो उतनी रहती है, एक टांग छोटी हो जाती है। और फिर रिलेटिवली वो बड़ी छोटी टांग जिसको आप LLD कहते हो, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन डायरेक्टली रिलेटेड विद यू पीपल। तो इस पे अब हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग लेक्चर। तो फिर हम ना इसमें एंड में आपको मैं THR की एक वीडियो दिखा दूंगा और पेशेंट ट्रांसफर्स की एक वीडियो दिखा दूंगा। दो वीडियो हम वो देख लेंगे जो मैं अपने लेक्चर की वीडियो भी एम्बेड कर दूंगा यूट्यूब के थ्रू, और वो दो वीडियोस भी एम्बेड कर दूंगा ताकि आपको मजीद सीखने में आसानी हो। तो ये LLD जैसे मैंने आपको बताया हिप के केस में, LLD इज अ कॉमन डिसेबिलिटी हिप की सर्जरीज में। और इसको आपने करेक्ट कैसे करना है, आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है। अब आप एक मरीज हिप के बाद इस तरह चल रहा है, ये मैं शायद आपको नजर आ रहा हूँ, थोड़ा ऐसे ऐसे करके चल रहा है। अब आपने उसको ये नहीं कह देना यार हिप की सर्जरी हुई है तो तुमने तो ऐसे ही चलना था। आपने उसकी ना लेग लेंथ मेजरमेंट की, ना आपने सोचा कि यार ये क्यों ऐसे चल रहा है। तो जब तक आप अपने माइंड में क्यों नहीं सोचोगे कि और उसके तक रूट कॉज तक नहीं जाओगे, आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकोगे। अब आपने हिप में पढ़ा कि इसमें LLD एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और ये देखो, और LLD की वजह से उसको आप ठीक करना बड़ा सिंपल है। आप शू इंसर्ट कर दो या हील रेस कर दो तो वो LLD बैलेंस हो जाएगी, वो ऐसे झटके मार के नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जिस तरह तस्वीर में नजर आ रहा है इस तरह हो जाएगा, ये पाँव उसका इस तरह चला जाएगा, इवर्जन में चला जाएगा, नी पे आर्थराइटिस शुरू हो जाएगा क्योंकि नी का एंगल खराब हो जाएगा, हिप पेन स्टार्ट हो जाएंगी, ये लंबर पे पेन स्टार्ट हो जाएगी, और ये नेक का बैलेंस खराब हो जाएगा। तो ये बड़ी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई जाती हैं LLD में, 1 2 3 4। ठीक है, ये राइट साइड पे लो जा रहा है तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। अब ये है जी, इसकी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, दिखाऊंगा कि एक मरीज को आपने एजुकेशन की पोस्ट ऑपरेटिव के बाद, और साथ आपने प्रिकॉशंस बताई। प्रिकॉशंस दो ही हैं मेन जो हम अपने मरीजों को बताते हैं। जितनी कम चीजें बताते हो अगले को, उतना पेशेंट इजीली उनको अंडरस्टैंड करता है और इम्प्लीमेंट करता है। एक प्रिकॉशन ये है कि आपने क्रॉस्ड लेग के साथ, जिसको आप उर्दू में चौंकड़ी भी कहते हो और आलती पालती भी आप में से कोई कहेगा, आप मुझे नहीं पता आप अपने इसमें क्या कहते हैं, तो क्रॉस लेग के साथ आपने नहीं बैठना। एक तो ये है जी हिप सर्जरी की सबसे बड़ी प्रिकॉशन। नंबर सेकंड प्रिकॉशन है, आपने हिप को अबव 90 नहीं लेके जाना कभी भी, फ्लेक्शन और अबव 90 नहीं लेके जाना इवन आफ्टर 3 months। ठीक है,
और गैर जरूरी आपने हिप को एक्सट्रीम रेंजेस में नहीं लेके जाना, उससे हिप की जो डिसलोकेशन है वो ज्यादा होगी। जब आपने मरीज को बैठाना है तो ये आपके सामने जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लिनिक में मरीज को बिठा रही है, और उसने अब इसमें जो ऑपरेटेड लेग है वो नीचे वाली भी हो सकती है और ऊपर वाली भी हो सकती है, पेशेंट को दोनों साइड से उठाया जा सकता है। समझ आ गई है? लेकिन आपने देखो नी को बड़े स्मूथली आपने बेंड किया, आपको टेक्निक पता है तो आपने बेंड किया है, और फिर आपने उसको नी को ऐसे होल्ड किया है, और फिर होल्ड करके आप उसको ऐसे नीचे की तरफ करोगे। ठीक है? तो व्हेन आई वाज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस तो उसमें आई यूज टू लूज अ लॉट ऑफ कैलोरीज ऑन डेली बेसिस। अब भारी भारी मरीजों को आप एक्सरसाइज करवाओगे, उनके साथ वर्कआउट्स में इंगेज करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा जितना मर्जी आप खा लो वो आपका ऐसे अंदर से कैलोरीज निकलती रहेंगी। तो ये जो थेरेपिस्ट भी होते हैं ये इसी वजह से फिजिकली फिट होते हैं और इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और अब भी मैंने सोचा कि मैं लेक्चर्स भी आप लोगों के मैं खड़े होके लिया करूँगा। वो मुझसे कुर्सी पर बैठ के नहीं, लेक्चर नहीं सिटिंग होती, इस वजह से मैंने ये आज डाइस पे अरेंजमेंट की है। कहने का मकसद ये है कि ये थेरेपिस्ट पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट के इस तरह उठाती है, एक हाथ से एल्बो को सपोर्ट किया, शोल्डर को या एल्बो को, और एक हाथ से घुटनों के नीचे, ये आपको नजर आ रहा है। अब इसने करना क्या है, इसने ये जब पाँव नीचे करेगी और साथ इधर से वो अप करेगी, इसको पाँव नीचे करेगी और उधर से अप करेगी, तो एक मोमेंटम में, एक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मरीज खुद ब खुद उठ के बैठ जाएगा। तो ये आपने प्रैक्टिस करवाना है। हिप की अप्रोचेस क्या क्या है, ये जी है आपकी हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है? जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी भी कहते हैं। और अगेन दिस इज द रेडियोलॉजी ऑफ हिप रिप्लेसमेंट, और ये नॉन सीमेंटेड है। नॉन सीमेंटेड और सीमेंटेड में डिफरेंस है सिर्फ बोन सीमेंट का है। बोन सीमेंट एक खास किस्म का सीमेंट होता है जो बोन में डाला जाता है, जो बोन का और मेटल का आपस में ज्वाइंट कर देता है। ये सेम वैसा ही है कि जो ये लेंटर में सीमेंट डालता है, जो सरिये को और रेत को और सीमेंट का एक मिक्सचर बना के उसको टाइट कर देता है आपस में, तो लेंटर पे आप लेंटर डाली जाते हो। सेम इज विद बोन सीमेंट। बोन सीमेंट भी ऐसा ही होता है जो आपकी मेटल को आपकी बोन के साथ ज्वाइंट कर देता है। ठीक है? और ये नॉन सीमेंटेड है, इसमें सीमेंट नहीं यूज हुआ, मैंने आपको सीमेंटेड बताया। तो नॉन सीमेंट में सीमेंट नहीं यूज हुआ। आप ये देखो, इधर आपको कोई एक्स्ट्रा, ये सिर्फ बोन की कैविटी नजर आ रही है, और इधर उसने कीलों के साथ एसिटेबुलम का जो पीस है, एसिटेबुलर कप को रिवीजन करके, ये भी कप को रिवाइज ऐसे करते हैं कि इन्होंने वो जो ड्रिल मशीन, ये भी मैंने देखी है, ड्रिल मशीन रखी होती है, वो एसिटेबुलम के कप के ऊपर वो ड्रिल मशीन रख देते हैं, और वो ड्रिल मशीन ऐसे घूमती, उसके अंदर सा एक छोटा सा बॉल लगा होता है जो पॉलिश कर देता है उसकी सरफेस को, तो वो ऐसे घूमती है, और वो पूरे का पूरा जो एसिटेबुलम है वो पूरे का पूरा ऐसे रिवाइज हो जाता है, मींस के उसकी सरफेस पॉलिश हो जाती है, और उसमें वो ये इंसर्ट कर देते हैं और ये विद स्क्रूज ये लगा देते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कारपेंटर वाला काम सारा आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ हो रहा होता है, और ये नॉन सीमेंटेड है क्योंकि इसमें सीमेंट इन्वॉल्व नहीं है। सीमेंट की क्या निशानी है कि सीमेंट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, इधर आपको एक्स्ट्रा गैप नजर आएगा, और मेटल के साथ आपको व्हाइट व्हाइट लैदा नजर आएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको, समझ लो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की चीज आप अगर कर लोगे तो ये वो पूरी जिंदगी आपके ये नॉलेज काम आएगा, वरना ये चीजें कितने थेरेपिस्ट को नहीं पता होती। रेडियोलॉजी पे ही पता चल जाता है कि सीमेंटेड है कि नॉन सीमेंटेड है। तो आप अगर सर्वे करोगे तो कितनों को शायद इसका ना पता हो, या उनको पता था स्टूडेंट लाइफ में, बाद में वो भूल गए हो, लेकिन दिस इज अ वेरी ट्रिकी नॉलेज। फिर क्योंकि ये लिखा हुआ है, और जरूरी भी है कि मेटल भी इनर्ट यूज की जाती है प्रोस्थेसिस में, और कौन सी मेटल यूज होती है, कोबाल्ट, क्रोम एंड टाइटेनियम मेटल, इनका मिक्सचर भी सम टाइम यूज हो जाता है।
और जो एसिटेबुलम के लिए यूज होता है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कंपोनेंट यूज हो। ये भी आपके पास नॉलेज आ गया। ये है जी सीमेंट फिक्सेशन। ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपने चाइल्डहुड में जब कार्टून्स देखते थे तो आप देखते हो कार्टून्स क्या देखने हैं, जब आप उसको देखते हो एक ग्लोब को ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी चैनल देखते हो तो आप देखते हो कि उसके इर्द गिर्द इस तरह करके ये है। तो ये भी टोटल ही पार्थेनोप्लास्टी है, बट दिस इज सीमेंटेड। अब ये देखो इसमें क्या मैं आपको फर्क बताने लगा हूं, अगर आप समझ जाओगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। उसमें आपकी सिर्फ बोन की वो थी, कैविटी थी, मेडलरी कैविटी थी। इसमें ये देखो बोन सीमेंट आपको अलहदा से नजर आ रहा है, इधर बोन सीमेंट की स्पेस नजर आ रही है और ये इधर से फिर आपकी मेडलरी कैविटी स्टार्ट हो रही है। नंबर सेकंड इसकी इससे भी इजी आइडेंटिफिकेशन सीमेंटेड की ये वाला लूप है, ठीक है। ये कि जो पता चल रहा है ओके ये सीमेंटेड है, और सीमेंटेड का मतलब है कि आप ये ओल्ड पीपल में की जाती है। ये मैं ओल्ड भी इस पे लिख देता हूँ, ओल्डर पीपल में की जाती है। यंग बंदे के लिए नॉन सीमेंटेड बेहतर है क्योंकि उसकी बॉडी खुद ही उसको कर जाती है, सीमेंट बना जाती है उसका। हाँ सीमा मैं वही बताने लगा हूँ यार, सारा कुछ बताऊंगा, आप फिक्र ना करो। ये तो मैंने आपको बताया कि ये वो टॉपिक्स हैं कि ये मुझे आप कहोगे ना कि सर आप वैसे ही इसके नोट्स बना दें, तो ये मैं वैसे ही आपके लिए नोट्स बना सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो 5 साल काम ही ये किया है, THR का और TKR का। तो लेकिन मैंने फिर भी आपको बुक से पढ़ाता हूँ। तो अब उस्मान का क्वेश्चन था कि सर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एस में आप जाओ ही ना, डिसएडवांटेजेस में आप जाओ ही ना, एक एक ही याद कर लो, वही काफी है आप लोगों के लिए स्टेज पे। जो सीमेंटेड फिक्सेशन है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ये है कि इसमें प्रोसेसेस जल्दी लूज हो जाता है। जल्दी क्यों लूज हो जाता है, अब आपके जहन में ये चीज आई होगी कि इसमें तो सीमेंट भी डाला हुआ है। पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं फिर दूसरे का करता हूँ। सीमेंट भी डाला हुआ है फिर भी प्रोस्थेसिस लूज हो गया है। उसकी वजह ये है कि नॉन सीमेंटेड में बोन नेचुरली ग्रो कर जाती है विद बोन, नॉन सीमेंटेड में खुद ही उसका जो ग्रिप कर जाती है आहिस्ता आहिस्ता विद बोन। तो सीमेंटेड में एक आपने आर्टिफिशियल सीमेंट डाला होता है विद एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन। ये देखो ये वायर्स लगी हुई हैं ओल्ड पेपर में, उसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करने के लिए आपने सीमेंट डाला है। लेकिन सीमेंट का ड्रॉबैक यही है कि आल्दो आपने वक्ती तौर पे तो उसको फिक्स कर दिया है, लेकिन वो लूज होने का चांस है। तो सिर्फ एक ही इसका ड्रॉबैक दोनों के याद रखो। अच्छा कनीज कह रही हैं कि सर नोट्स भी बना दें। तो कनीज नोट्स से ज्यादा जरूरी ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये उनसे ज्यादा वो वही नोट्स ही हैं, उनका रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा नोट्स। तो ये मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आज का लेक्चर आपको मैं सेव करूंगा और शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए मजीद आसानी होगी। आप खुद से भी PDF जरूर पढ़ा करें और रीडिंग स्किल्स को डेवलप करें और मेरे साथ इन टच रहा करें अगर कोई चीज़ समझ ना आए। तो ये हमने सीमेंटेड और नॉन सीमेंटेड के फायदे नुकसान देखे और किन पॉपुलेशन में किया जाता है ये भी आपने देख लिया। ये वही चीज है जो कि क्वेश्चन था उस्मान का। अब ये चूंकि मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो ये मैं दोबारा अब आपको नहीं बताऊंगा। ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में प्रोस्थेसिस की लूजनिंग हो रही है। आप लोग अपने सियालकोट सिटी में ये चेक कीजिएगा कि इधर रिप्लेसमेंट्स कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होती हैं। तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपकी जो पेशेंट्स हैं वो भी हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं। इधर हम एडवर्टाइज करेंगे, मैं अपना कर दूंगा। इधर जो मेरा हॉस्पिटल है, हम आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन हम लाहौर से इधर
साल में 1-2 दफ़ा सियालकोट विजिट भी करते थे। आपकी जो चैम्बर है वो हमें बुलाता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उधर हम एनुअली या बाई एनुअली विजिट करते थे और इधर पेशेंट्स को देखते थे लाहौर टू से सियालकोट में आके। तो इधर हमारे यहाँ काफ़ी क्लाइंटेज डेवलप हो जाती थी। वंस टाइम मैंने 150 पेशेंट्स देखे थे इधर चाइना चौक में। कोई उन्होंने एडवर्टाइज किया था कि लाहौर से कोई टीम आ रही है, तो इंशाल्लाह आप इधर सर्च आउट करो तो हम आप लोगों के लिए ये जो पेशेंट्स हैं THR के TKR के उनको हम देखा करेंगे। और जब विजिट हुआ करेगा तो मैं आपको लोगों को स्पेशली अपने साथ ले जाया करूँगा, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी प्रैक्टिकल चीज़ें लर्न करने की। तो ये है जी आगे। सर सियालकोट में बस एक ही है हॉस्पिटल, उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया 2020 में, अच्छा इमरान अच्छा अदरीस हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर इसी हाँ, वजह अभी से उनकी हमारी टीम आती थी ना इधर से, फिर पेशेंट्स का डाटा लेके मेरा ख्याल है उनको फिर लाहौर में ऑपरेट करते होंगे। तो ठीक है जी, इमरान अभी अदरीस के। हाँ जी 2020 में उन्होंने ये सेटअप लगाया और 2020 में ही उन्होंने 2 टीके किए हैं सक्सेसफुल। वेरी गुड। और सर्जन कौन से हैं जी? सर डॉक्टर आरिफ हैं, FCPS ऑर्थो और MCPS, और इसके साथ एक FRCS भी हैं, वो कोई अमेरिका की हैं। चलें ठीक है, तो वेरी गुड। ये अभी जो बाकी डिस्कशन है वो फिर हम एंड पे करेंगे। अब हिप रिप्लेसमेंट में जो सबसे कॉमन अप्रोच यूज की जाती है दैट इज द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो आपका पोस्टोलैटरल इंसिजन है वो दिया जाता है। और ये पोस्टोलैटरल इंसिजन रेड पे आया हुआ है। तो ये चीजें ऐसे होती हैं। तो कोई बात नहीं क्लास, अगर आपके सिटी में ये रिप्लेसमेंट्स कम भी होंगी तो आप सेमेस्टर ब्रेक्स में यू आर मोर देन वेलकम टू कम इन माय सेटअप इन लाहौर। आप उधर भी आके ये मरीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको शौक है सीखने का। वरना आपको इधर भी हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी इंसिजन है, इस तरह दिया जाता है। और मरीज को उठाना, मरीज को चलाना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना, स्वेलिंग कम करना, रेंज ऑफ मोशन करते रहना, यही आपका काम है और यही आप सीखोगे। ये मैंने जो 4-5 सेंटेंसेस कहे हैं ये सारे की सारी आपकी जो चैप्टर है उसमें यही चीजें लिखी हुई हैं। ये जी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में DVT आ जाती है। जाहिर है आप लेटे रहे हैं और आपको किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया तो उसमें थ्रोम्बोसिस बनने का चांस ज्यादा है। और थ्रोम्बोसिस जब बनेगा तो वो इम्बोलाई की तरफ जा सकता है। और फिर LLD भी एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इस स्लाइड पे हम ज्यादा टाइम नहीं अपना लगाएंगे। और ये केयर है जी, ठीक है। आपने सोते हुए इस तरह नहीं सोना है जिस तरह ये लेडी सोई हुई है, और इसको ज्यादा अडक्ट नहीं करना आपने। अडक्शन और फ्लेक्शन मोर देन 60 और 70 इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक्चुअली इधर भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाती है। यही चीज मैं इधर मैनेजमेंट में भी और इधर जब फैकल्टी की मीटिंग्स होती है मैं यही चीज कहता हूँ कि सर आपकी जो बुक्स में चीजें लिखी होती हैं वो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को देख के लिखी होती हैं, जो फाइंडिंग्स होती हैं। अब उन्होंने आपकी बुक में लिखा है कि 90 से पास नहीं फ्लैक्शन करनी, लेकिन आप लोग तो स्पोर्ट्स में कोई भी नहीं एंगेज है, तो आपकी तो वैसी फ्लैक्शन 90 से ऊपर नहीं होनी। इधर मैं काउच पे लटा के करूंगा तो शायद 50% ऑफ द स्टूडेंट्स की हो जाए। तो 90% से ऊपर फ्लेक्शन में आपका हैमस्ट्रिंग टाइट होना शुरू हो जाता है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो फिर आपकी ये होती है। तो वो एक प्रिकॉशन है। तो लेकिन आपने अपने कल्चर के हिसाब से अपनी डाटा लेना चाहिए और फिर बुक्स होनी चाहिए जो कि हमें ही लिखनी चाहिए। तो आप लोगों जब टीचर वगैरह बनोगे तो इधर लिखा तो उसने अबव 90 है, लेकिन इसको आप टू बी ऑन द सेफर साइड 30 डिग्री आप नीचे आ जाओ। आप 60-70 से ऊपर ना मरीज को लेके जाना। चौंकड़ी मार के ना बैठे। आप देखो वेस्टर्न कल्चर में चौंकड़ी मार के बैठने का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, तो उन्होंने इसको बैठ के कंपेयर किया इसको, ठीक है। बैठ के आप टांग पे टांग रख के बैठेंगे तो दोनों, उसका मतलब उन्होंने क्रॉस लेग लिया। हालांकि क्रॉस लेग का मतलब आप जैट जिस तरह हम लोग बैठते हैं
आप मस्जिद में जिस तरह बैठते हो, तो उनके चर्चिज में तो आप नहीं ना बैठते जमीन पे। उनके चर्चिज में तो आप ज्यूइश में या उधर क्रिश्चियनिटी में आप वो उस पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हो या बेंच पे बैठते हो। तो हम मॉस्क में हम जमीन पे चौंकड़ी मार के ही बैठते हैं, तो वो आपने अवॉइड करना है। और टॉयलेट सीट को रेस करना है, और ये बाकी भी आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये तो मुश्किल नहीं है। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी, ठीक है। और बाथिंग शॉवर में भी आपने शॉवर चेयर यूज करनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब ये भी की पॉइंट है, असेंडिंग स्टेयर्स और डिसेंडिंग स्टेयर्स। और कार से निकलना भी एक की पॉइंट है, कार में बैठना कैसे है और कार में से निकलना कैसे है। तो ये एंड में मैं आपसे वीडियोस शेयर करूंगा इसकी। यूजली आप ये रखें कि कार में जब आपने बैठना है तो आप मुझे देखो कि मैं किस तरह इसमें जाता हूँ, कि आपने पूरी की पूरी ऐसे ट्रंक को रोटेट करके फिर उसमें आपने बैठना होता है। फिर आप या साउंड रैक या इफेक्टिव दोनों आप रख सकते हैं। आइडियली तो यही है कि पहले आप साउंड लेग रखो कार में बैठते हुए, लेकिन समटाइम्स पैसेंजर सीट ही वो अवेलेबल होती है कि अब आप बस में या टैक्सी में तो नहीं बैठ सकते कि जी आप अपने लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करो और यू आर अ वेरी लैंडलॉर्ड पर्सन के हर वक्त आपके पास अवेलेबल रहेगी लैंड क्रूजर, और आप अपनी मर्जी के सीट पे तो नहीं हर वक्त बैठोगे। तो आप ट्रंक को रोटेट करोगे और फिर आप बैठोगे और फिर आप दोनों टांगे वन बाय वन उठा के रखोगे, ये ज्यादा आइडियल है। और असेंडिंग स्टेयर्स लीड विद द साउंड लेग, ठीक है। ऊपर जाते हुए आपने सही टांग को ऊपर रखना है, ठीक है। और नीचे आते हुए आपने अफेक्टेड लेग को पहले रखना है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट, असेंडिंग स्टेयर्स लीड विद द साउंड लेग व्हाइल डिसेंडिंग, ठीक है। पिवट ऑन द साउंड लोअर एक्सट्रीम। पिवट का क्या मतलब है, ये वही चीज आ गई कि जब आपके पास फैसिलिटी है पिवट करने की, तो आपने ऐसे मोड़ काटना है। आपने ऐसे आप चल रहे हैं, मोड़ काट के गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो अगर आपकी ऑपरेटेड राइट साइड है तो पिवट आपने मोड़ काटने के लिए आपने जो लीवर यूज करना है, जो जॉइंट यूज करना है, जो एक्सिस यूज करना है, वो साउंड वाला यूज करना है। आपने लेफ्ट साइड पे मोड़ कट के काट जाए बैठना है, ठीक है। तो ये है जी। पिलो आपने यूज करने हैं। पिलो आपको पता है प्रेग्नेंट लेडीज भी पिलोज यूज करती हैं टू सपोर्ट देयर लेग्स एंड एब्डोमेन। इसके बाद जी ये एक्सरसाइजेस हैं क्लोज, दो एक्सरसाइज ये भी आप अब याद रखें, थेराप्यूटिक्स में आपने ये चीज पढ़नी है कि हमारी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर क्लोज चेन एक्टिविटीज, नॉट ओपन चेन एक्टिविटीज। जिसमें गेट आ जाती है, जिसमें आपकी इवन फंक्शनल एक्सरसाइज आ जाती है, मैं लोअर एक्सट्रीमिटी की बात कर रहा हूँ। तो आपने क्लोज चेन को क्लिक करना है फौरन, आंसर में भी और मरीज के हवाले से भी। और क्लोज चेन में ये देखो, ये क्लोज चेन एक्सरसाइज एक कर रहा है जिसमें आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी इन टच विद द ग्राउंड होती है और थीरा बैंड लगा होता है। तो ये है जी, थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट हो जाएगी और इसमें आप खुद से एक्सरसाइजेज डिजाइन कर सकते हैं। मे बी आपको कहा जाए तो आप बड़ी ऐसे अबडक्शन कर लोगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और वेरियस पैटर्न्स करोगे, तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप क्लोज चेन करो। अब क्लोज चेन में आपने अगर क्लोज चेन करो या ओपन चेन भी आप विद द हेल्प ऑफ थेरा बैंड आप कर सकते हो। इलास्टिक रेजिस्टेंस आई मीन, थेरा मीन बैंड मीन इलास्टिक रेजिस्टेंस। ये है जी सारी एक्सरसाइज जो आपने करवानी है मरीजों को। और नॉन इम्पैक्ट एरोबिक करवानी है। ये मैं कौन से फेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम से भी आप निकल आए, आपको बेड ट्रांसफर का भी पता चल गया, आप मॉडरेट से भी निकल आए, अब आप रिटर्न टू फंक्शनल में आ गए हो, तो उधर आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवानी है, वही चीज जो आपने कार्डियो में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में पढ़ी थी। तो डॉर्सी फ्लेक्शन करवाई, प्लांटर फ्लेक्शन करवाई, नी के नीचे आपने पिलो रख के नी प्रेसिंग करवाई, एसएलआर करवाई, नी बेंडिंग करवाई। प्रोन में भी आप नी बेंडिंग करवा सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। और खड़े होके ये स्टेप के ऊपर भी आप ये आइसोमेट्रिक्स करवा सकते हैं। तो अगेन दो चीजें हैं कि किधर किधर आपको डरना चाहिए रिहेबिलिटेशन में और किधर किधर आपको मरीज को बूस्ट अप करना चाहिए, कॉन्फिडेंस करना चाहिए, यही आपकी स्किल है।
अगर आप डर डर के रहोगे तो वो तो मरीज नहीं रिहेबिलिटेट होगा, वो 6 महीने बाद भी ऐसे वीक टांग करके तो वो वापस आएगा, प्रोस्थेसिस भी लूज हुआ होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाओगे और वो फिर उसका लूजनिंग हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। आपने बैलेंस मेंटेन करना है, ये भी नहीं कि आपने एक्सरसाइज ही कोई नहीं करवानी या आपको पता ही नहीं कि एक्सरसाइज कौन सी करवानी है, और दूसरी तरफ ये भी नहीं कि मरीज को पेन हो रही है और मरीज स्पेजम बढ़ रहा है और स्वेलिंग हो रही है और आप एक्सरसाइज करवाइए। आप रूट कॉज तक जाओ एंड ऑलवेज बी इन टच विद द सर्जन। मुझे वैसे कभी जरूरत पेश नहीं थी आई, मैक्सिमम समझ लो कि मेरे कैरियर में बहुत कम ऐसा हुआ कि मैंने सर्जन को कॉल करके पूछा हो कि सर इस मरीज का क्या करना है। उसने लिखा होता था सीमेंटेड अनसीमेंटेड, मुझे पता चल जाता था कि इसका क्या वेट बेरिंग स्टेटस है, इसको मैंने चलाना कैसे है। नी बैंडिंग करके कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी जरूरत नहीं थी पेश आई कि किसी कंसल्टेंट को कॉल करें। हर बंदा अपने क्लिनिक में बैठा होता है, अपने घर में है या सर्जरी कर रहा है, हर वक्त फोन पे तो अवेलेबल नहीं होते इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं। तो ये आपका भी प्रोफेशन यही है, जब उसने ऊपर लिख दिया है सीमेंटेड THA तो बस अब ये आपका काम शुरू हो गया। 12 वीक्स के बाद आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मैं एंड में अब क्वेश्चन लूंगा क्योंकि वी आर कंक्लूडिंग आवर लेक्चर्स ऑलरेडी, वी हैव कंज्यूम्ड 1.5 आवर विदाउट ब्रेक, वी आर कंटिन्यूइंग। तो अच्छा, THA के बाद एक और अप्रोच है और वो भी अप्रोच मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन ये उसकी और अप्रोच की रिहेबिलिटेशन सेम है। अब मैंने आपको बताया है कि नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज आपने करवानी है। अब आप THR के मरीज को आप रनिंग या जॉगिंग नहीं एडवाइस करोगे, लेकिन स्विमिंग पूल में वॉक आप एडवाइस कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात आएगी कि ये स्विमिंग पूल तो आपके कंट्री में है नहीं, तो आप मरीज को ये तो नहीं कह सकते कि आप 4 लाख 2 लाख की स्विमिंग पूल की मेंबरशिप लें, अच्छे स्विमिंग पूल की, और उधर आप जाएंगी एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो आपने अपने उसमें रहना, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो यही है कि आपको गोल्डन प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाए, सेट गाइडलाइंस पढ़ाई जाए, तो उसमें अंडर वाटर जो एक्सरसाइज है दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर दीज THR एंड हेमी आर्थ्रोप्लास्टी पेशेंट्स। मैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगली स्लाइड सिर्फ इस वजह से आएगी। ये जी फ्रैक्चर ऐसे एल्डरली में हो जाता है, इंट्राकैप्सुलर सब कैपिटल या ट्रांससर्वाइकल फ्रैक्चर्स और पुअर बोन क्वालिटी की वजह से एल्डरली एथलीट्स या एल्डरली अडल्ट्स जो हैं वो फ्रैक्चर कर सकते हैं। ये अब आ जाती है जी बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। अब इसमें क्या फर्क है? कि बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब ये है कि इसमें जो हेमी मीन हाफ और बाइपोलर मीन के हैविंग 2 कंपोनेंट। वैसे 2 है, लेकिन इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है ये थोड़ा सा क्लास मुश्किल होगा आपके लिए समझना। तो इसको मैंने एक तो जी मेटल फेमरल बॉल एंड स्टेम प्रोस्थेसिस है, ये बॉल है और ये स्टेम प्रोस्थेसिस है। ठीक है, दैट मूव्स विद इन अ फ्री राइडिंग पॉलीथीन शेल। तो इसमें दूसरा है जी पॉलीथीन शेल। इसमें और उसमें फर्क क्या है? अब आपने फर्क करना है कि ये बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की सर्जरी है कि या ये टोटल हिप रिप्लेसमेंट है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है, अगर आप सर्जरी के नोट्स पढ़ोगे उसमें एसिटेबुलम को बड़ी अच्छी तरह पॉलिश किया जाता है, अंदर से उसका जो होल होता है उसको रिफाइन किया जाता है, और इसको आप रेडियोलॉजी पे भी इजीली देख सकते हो। एक तो आपको उन दोनों को कंपेयर करना है इसी स्लाइड में जो मैं आपको भेजूंगा। दूसरा टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी की निशानी दूसरी क्या मैंने आपको बताई थी, या तो इधर ऐसे करके कील लगा होता है, कील या जिसको आप पेच कहते हैं, पेच स्क्रू कहना चाहिए। आप कहोगे कि सर 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी, तो ये लो आप लोगों की लर्निंग के लिए बोलता हूँ। वैसे सबसे इजी तो मेरे लिए यही है कि मैं इंग्लिश में बोलूँ,
बल्कि यूट्यूब पे उसके सब टाइटल्स भी आ जाते हैं, लेकिन आप लोग इजीली अपने नेटिव लैंग्वेज में चीज़ें समझ जाते हो, क्योंकि मेरी अपनी यही थ्योरी है कि इंसान की लर्निंग बेस्ट अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। तो ये है जी हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का फर्क। THA में ये स्क्रू आएंगे, यूज होंगे, और समटाइम्स ये इस तरह करके जो वायर है वो सीमेंट की सीमेंटेड में वो इस तरह करके इस तरह लगी होती है। लेकिन ये दोनों सर्जरीज में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है या ये टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी है। तो बाइपोलर मीन के एक पोल इसका ये है और दूसरा कंपोनेंट इसका ये है, और मल्टीपल कंपोनेंट है, लेकिन बाइपोलर इसमें मेन टू ही है, इस वजह से इसको बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहा गया है। सर्जिकल टेक्निक्स तो डिफरेंट है, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन सेम है, और वेट बेरिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है तो इसमें वेट बेरिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगेन वेट बेरिंग कैसे करनी है, सर्जन ने फौरन ही लिखा होता है, सर्जरी करके नोट्स में उसने रेड से आप लोगों के लिए उसने लिखा होता है रेड से, रेड पेन से, कि इसकी वेट बेरिंग स्टेटस क्या करनी। थेराप्यूटिक से भी आप लोग पढ़ देना, अगर नहीं भी लिखा तो आप टो टच वेट बेरिंग से या पार्शियल वेट बेरिंग से आप स्टार्ट करवा सकते हैं, मरीज को कुछ भी नहीं होता। एक मरीज को ना हमने बताया भी नहीं कि चलना है कि नहीं चलना, वो कोई यंग एंथुजियास्टिक फीमेल थी, तो वो हम उसको बताने गए रिहैबिलिटेशन का कि इस तरह आपने चलना है, तो उसने खुद ही बता दिया कि मैं जी आप तो अब आए हैं, मैं तो एक दो चक्कर वॉशरूम के खुद ही लगा दिए आई। ठीक है, तो ये बड़ा सेफ होता है। जब तक कोई आप उसको अबव 90 ना लेके जाओ, या आप ऐसे जमीन पे ना बैठ जाओ, तो ये इतनी इजीली डिसलोकेट नहीं होता। ये बाकायदा 4-5 घंटे की, कम से कम 5 घंटे की सर्जरी होती है, और ये कारपेंटर्स की तरह काम किया जाता है इधर। वही है जी पोस्टोलैटरल अप्रोच भी, इसमें भी हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में भी और THA में भी जो अप्रोच यूज की जाती है वो पोस्टोलैटरल ही अप्रोच है, इंसिजन पोस्टोलैटरल ही होता है। तो ये सेम है जी इसका एम्बुलेशन प्रोग्राम और चीजें। ये आपको अब प्रोस्थेसिस थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। तो इस प्रोस्थेसिस का नाम ऑस्टन मोर प्रोस्थेसिस है, ये मैं लिख देता हूँ। ये भी यूज किया जाता है, ये भी आपका जैसे आपने बाइपोलर पढ़ा है, ये भी हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का एक प्रोस्थेसिस है जो यूज होता है। वो बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है, और ये ऑस्टन मोर प्रोस्थेसिस हेमी आर्थ्रोप्लास्टी है। दोनों ही हेमी है, लेकिन उसमें कंपोनेंट में फर्क है। उसमें वो मूव कर रहा है थोड़ा सा, ये फिक्स है। अब ये किन पेशेंट्स में करना है किन में नहीं करना, ये सर्जन डिसाइड करेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा कि ये मैं कौन सा करूं। ठीक है, ये जी फ्रैक्चर्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। आपकी खुदा ना खास्ता कोई जानने वालों में फ्रैक्चर हो जाए, किस टाइप में आपने क्या डिसाइड करना है क्या नहीं करना। तो ये मुख्तलिफ टाइप के फ्रैक्चर्स हैं, इनकी लोकेशन और नाम ये आपको लाजमी आने चाहिए। तो इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स हैं, फेमरल हेड का फ्रैक्चर हो सकता है, फिर सब कैपिटल फ्रैक्चर हो सकता है, फिर फेमरल नेक का फ्रैक्चर हो सकता है, और फिर दूसरे एक्स्ट्रा कैप्सुलर हैं। ये जो लाइन बीच में डॉटेड लगी हुई है, ये कैप्सूल को इंडिकेट कर रही है, वो इंट्रा कैप्सुलर है और ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अब ये देखो फीमर नेक, यहाँ से भी फ्रैक्चर हुआ तो फीमर नेक क्या, इधर भी हुआ तो नेक क्या, इधर भी हुआ तो नेक क्या, सब कैपिटल इधर भी हुआ तो कैपिटल, सब कैपिटल, या इधर भी हुआ तो सब कैपिटल। तो ये लकीर के फकीर ना बना करो कि फेमरल नेक फ्रैक्चर सिर्फ उधर है, वो आगे पीछे भी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये इसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी फेमरल नेक की, और ये बाउंड्री है सब कैपिटल की, और ये बाउंड्री है फीमर हेड फ्रैक्चर की। ठीक है, और इसके बाद एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स, आपका इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर्स, ये वाला, ये यहाँ तक, ये भी इंटरट्रोकेंटेरिक ही आएगा, ये भी इंटरट्रोकेंटेरिक ही आएगा। फिर इधर तक जब आ जाएगा तो इसको आप कहोगे सब ट्रोकेंटेरिक
कैप्सूल फ्रैक्चर, और फिर ये आप इसको कहोगे कि ये है जी शाफ्ट का फ्रैक्चर। समटाइम्स इसमें जरूरत पड़ जाती है रिप्लेसमेंट की। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इसकी की सारी ब्लड सप्लाई यहाँ से जा रही होती है, तो इधर फ्रैक्चर होगा, ऊपर ये वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, एंड ए वेस्कुलर नेक्रोसिस इज एन इंडिकेशन फॉर द हिप सर्जरी। तो ये था जी इंट्रा कैप्सुलर और ये था आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर। ये लाइन इसमें डिवाइड कर रही है इन चीजों को। ये जी है एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई भी, अब मैंने आपको रिटन फॉर्म में भी कर दी ताकि आपको मजीद याद हो जाए। मल्टीपल एंगल मसल आइसोमेट्रिक्स, मल्टीपल एंगल मसल आइसोटोनिक्स। अब जितने मसल्स हैं उनका एक्शन की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंकल पंप्स आपके क्या करेगी? प्लांटर फ्लेक्सर डोर्सिफ्लेक्सर की एक्सरसाइज। रोटेशन क्या करेगी? इन्वर्टर रिवर्टर्स की एक्सरसाइज। बेड सपोर्टेड नी बेंड्स करेंगी हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन। अगेन do not cross 70 degrees, otherwise your hip joint will dislocate and you can be fired from your job. अगर 2-3 लाख की सर्जरी है, आपने दोबारा मरीज को डिसलोकेट कर दिया, तो आई एम अफ्रेड कि यू विल। ये दूसरी एक्सरसाइजेज हैं, ये उसको एक पिक्चर के मोड में मैंने कर दिया है, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू शो यू अ वीडियो। हाँ ठीक है, उस्मान ने पूछा है कि जी सीमेंटेड के ड्रॉबैक्स हैं लेकिन फिर भी ज्यादा सीमेंटेड ही की जाती है, तो इसकी पॉइंट बता दो। तो ये मैंने सिंपल सी बात है, चलो इसको तो हम पहले बंद करें ना। देखो सीमेंटेड के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अगर बोन ही ऑस्टियोपोरोटिक है और ओल्ड एज में आप सर्जरी कर रहे हो, तो फिर आपको सीमेंटेड के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं। तो यंग बंदों में आपको इतने अपने इर्द गिर्द देखो, किसी को आपको नहीं नजर आएगा हिप रिप्लेसमेंट का केस। अगर हुआ भी किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो वो फिर नॉन सीमेंटेड की तरफ जाएगा, जिसके फायदे ज्यादा है क्योंकि वो नेचुरली ग्रो कर जाती है, बोन के अंदर प्रोस्थेसिस नेचुरली फिट हो जाता है। सीमेंटेड आपने तब यूज करना है जब आप ओल्डर एथलीट को, ओल्डर फीमेल को जो ऑस्टियोप्रोटिक है, जिसकी बोन वीक है, उसमें आप करोगे। अब उसकी बोन पहले ही वीक है, ब्लड सप्लाई पहले ही कम है, रीजनरेशन पावर पहले ही कम है, उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए प्रोस्थेसिस अंदर फिट होगा तो वेट बेरिंग करोगे ना। तो अगर प्रोस्थेसिस ही नहीं अंदर फिट होगा, उसके लिए सीमेंट डालना पड़ेगा आपको। अगर नॉन सीमेंटेड में रखोगे तो वो फिर लूजनिंग, वो अंदर उसने फिक्स ही नहीं होना। तो इस वजह से बोन की कंडीशन आपको बता देती है कि आपने सीमेंट पे जाना है तो नहीं जाना। सर जो सीमेंट तो जाहिर है कि सीमेंट का वर्ड ही आपको ये बता रहा है कि ये उसी नेचर का है, इसी वजह से इसके लिए उन्होंने वही वर्ड रखा है, यूज किया है। तो ये आपको कभी मैं अभी वीडियो में कहती हो तो दिखा दिखा सकता हूँ। ये तकरीबन इसका फंक्शन वही है, फंक्शनल एस्पेक्ट वही है, लेकिन जाहिर है कि नेचर इसकी डिफरेंट होगी, वो सीमेंट तो नहीं होगा। तो लेट्स नाउ सी वन वीडियो ऑफ THR एंड वन वीडियो ऑफ इट्स वॉकिंग। तो ये आपका लेक्चर इजीली कवर हो जाएगा। बड़ा एक्सटेंसिव आज का लेक्चर है और मैंने काफी तेज आपको पढ़ाया है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको
कम टाइम की जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसमें मैक्सिमम आप लोग कवर कर जाओ। तो ये जी बड़ी अच्छी वीडियो आई है, तो ये मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ। ये आपकी सेव भी हो जाएगी और मैं इम्बेड भी कर दूंगा फॉर योर कन्वीनियंस। एंड दिस इज योर वीडियो ऑफ टोटल हिप रिप्लेसमेंट या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी भी यूज, उसमें भी यही प्रोसीजर यूज होगा, सिर्फ प्रोस्थेसिस का फर्क होगा। तो लेट्स सी दिस वीडियो टुगेदर। जी सबको नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चले जी, ये मैं अब प्ले करने लगा हूँ। Consists of two main parts that fit together like a ball and socket. The femoral head at the top of the leg and the acetabulum in your pelvis. A total hip replacement is usually done when severe damage from arthritis or injury has made it difficult to perform daily activities. During the procedure, the femoral head and acetabulum are replaced with artificial components called prostheses. An artificial hip prosthesis consists of a cup called the acetabular component and a metal stem called the femoral component. Before your procedure, you will receive intravenous fluids, antibiotics, and medications to help you relax. A catheter will be placed in your bladder to drain your urine. Most hip replacements are done under general anesthesia, in which case a breathing tube will be inserted in your throat to help you breathe during the operation. Since fluid and blood loss can be significant, banked blood will be prepared in case you require a transfusion. You may have the opportunity to collect and store your own blood in preparation for your surgery. Your surgeon will begin by making an incision overlying your hip, separating the muscles and ligaments to expose the joint capsule. After incising the capsule, your surgeon will dislocate the femoral head from the acetabulum. He or she will remove any damaged cartilage or bone in the acetabulum, reshape the acetabular socket, and secure the acetabular prosthesis in place using special cement or screws. Turning next to the femur, your surgeon will अच्छा, इसमें उसने बता दिया है कि सीमेंट और स्क्रूज। तो जिधर उसने स्क्रूज कहा है उधर आपने देखना है कि वो है आपकी सीमेंटलेस या नॉन सीमेंटेड। जिधर उसने सीमेंट कहा है तो दैट इज द सीमेंटेड। remove the femoral head, shape the remaining femur to fit the prosthetic stem, and secure the femoral component using cement or other techniques. Once both components are firmly in place, your surgeon will slide the prosthetic femoral head into its acetabular counterpart, test the movement of your new hip joint, and verify that it is properly positioned with an X-ray. Your surgeon will then close the joint capsule, repair the muscles, place a drain in your hip to remove excess fluid, and close the incision with stitches or staples. At the conclusion of the operation, a special device will be temporarily applied to prevent your hip from dislocating. You will then be moved to the post-surgical recovery area until you are stable and awake from the anesthesia. If necessary, you may receive a blood transfusion at this time. You will continue your IV fluids and antibiotics for a short time and will be given pain medications as needed. Your catheter will likely be removed after several days. To prevent blood clots from forming in your leg, you will be given a blood thinner, asked to wear pneumatic compression stockings, and encouraged to begin walking as soon as possible. A nurse or physical therapist will help you get out of bed and use your new hip. Most patients are released from the hospital once they are able to walk with the aid of a crutch or walker. अच्छा, क्लास एक तो ये वीडियो है जो कि सर्जरी की वीडियो है, और दूसरा आप वॉकिंग की वीडियो भी देख लें, टोटल हिप रिप्लेसमेंट वेट बेरिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड ट्रांसफर की तीसरी है, मैं तीनों डाल दूंगा आप लोगों की ईज के लिए, लेकिन चूंकि इधर आपका टाइम ज्यादा है एंड तो इसके लिए सिर्फ एक
जो वीडियो है वो आप देख लें, बल्कि ये सारी वीडियोस क्लास लंबी हैं थोड़ी, तो लेट्स सी कि अगर कोई छोटी अच्छी वीडियो हमारे पास आ जाती है तो हम देख लेते हैं। तो चलें ये देख लें आप, हाँ ये देख लो। One of the team will inform you how much weight you are allowed to put through your operated leg after your surgery. Most knee replacements are allowed to be full weight bearing, which means you only need the crutches for a little support and balance during the early stages of ये बहुत आइडियल पेशेंट है और मुझे नहीं लगता कि ये रियल पेशेंट है। इस तरह इतनी इजीली कोई भी पेशेंट फर्स्ट डे या सेकंड डे नहीं चलना शुरू करता, ना ही ये एल्बो क्रचेस यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो ओल्ड हैं उनको वॉकर यूज करवाया जाता है, अगर मरीज यंग है तो उसको एक्सिलरी क्रचेस यूज की जाती हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ये आप पैटर्न एक देख लें। your rehabilitation. Following a hip replacement, patients will normally either be required to be full weight bearing or protected or partial weight bearing, depending on the type of surgical technique used. Protected weight bearing means you will be required to use your crutches to take some weight through your arms when you step onto your operated leg. This means you will not be allowed to step without the crutches. If this applies to you, one of the physiotherapy team will explain this to you individually. There are 3 ways of walking with crutches. Aim to move up to the next level once you have mastered a technique. Step 2. For this technique, you first place the crutches forward together as far as you would normally take a step. Then step with your operated leg so it is level with the crutches. Finally, step the non-operated leg forwards to meet it. Repeat this technique. You should aim to keep the crutches wide enough apart so you can step through them without the risk of kicking them. This will also help with your balance. Step through. For this technique, place your crutches forwards, then step your operated leg level with the crutches, and finally step your non-operated leg forwards past the operated leg. Keep the feet shoulder width apart for balance. You should aim to get back to your normal stride length. Reciprocal gait. This is the most advanced pattern and should only be done if you're allowed to be full weight bearing. Please check your weight bearing status so you know when it is safe to use this technique. Place your left crutch forward on your right leg, then place your right crutch forward and your left leg. Repeat the pattern. जी क्लास, इसमें आपने देखा कि उसने कहा है कि कंसल्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट। उसमें उन्होंने ये नहीं कहीं लिखा कि कंसल्ट योर सर्जन। सर्जन ने सर्जरी करके अपने जो नोट्स हैं वो उसने डाल दिए हैं और नोट्स डाल के उसमें आपके पास मरीज को रेफर कर दिया है। अब ये आपका काम है कि आपने सारी चीज़ों को प्रॉपर डिजाइन करना है। बार बार तो नहीं आप कॉल करोगे, बेवकूफ लोगों के बार बार सर ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, मरीज से पूछने लग जाओ। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने खुद सीखना है। आपने वीडियोस में से सीखा, मैंने 2 वीडियोस कर दी आपको, मैंने इतना एक्सटेंसिव आज लेक्चर दिया तो मैंने ब्रेक भी नहीं दिया कि आप लोग इजी हो गए इसको आज पढ़ो, वीकेंड पे हिप को पढ़ो। और बाकी जो आपकी असाइनमेंट्स हैं और क्विज हैं उसके बारे में जो डिटेल है वो मैंने आपको बताई है, मैं शेयर भी करूंगा। अब कोई क्वेश्चन है तो आप करें, वरना फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे ताकि रिकॉर्डिंग आपकी ज़्यादा ना आए और रिकॉर्डिंग आप देख के दोबारा से लेक्चर भी देख लेना। जी ठीक है, दीना, नीसा, अली, अफाक, आयशा, अंबर। यस सर, ओके सर। चलो ठीक है, इसको पढ़ो और समझ नहीं आती तो फिर दोबारा मुझसे करें, डिस्कस करें। जी जी एक्सक्यूज मी सर, असाइनमेंट्स कौन सी? असाइनमेंट आज आपको देखूंगा ना मैं कितनी रहती हैं, तो वो फिर दोबारा दूंगा आपको। अगर दोबारा से मुराद ये नहीं है कि
एक्स्ट्रा दूंगा, 4 पूरी करनी है ना, तो वो मैं छोटी छोटी सी असाइनमेंट्स आपको दे दूंगा। और आयशा सजाद ने रोटेशंस का पूछा है, तो रोटेशंस अभी तो जाहिर है कि अभी HEC की तरफ से यूनिवर्सिटी ओपनिंग ही नहीं अलाउ, तो हॉस्पिटल रोटेशंस अभी सस्पेंड हुई हैं, लाहौर में भी इसी वजह से हम भी हैं। तो लेकिन जो ही आप आओगे तो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी हॉस्पिटल रोटेशंस, इसमें आपने फिक्र नहीं करनी। सर एग्जाम कब तक शुरू होंगे? जी नम्रा, यही बात है कि अभी आप जो ही यूनिवर्सिटीज अभी ऑफिशियली ऑफ हैं, तो जो ही आप आएंगे तो आपका जो हॉस्पिटल रोटेशन है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको ना करें। और सारा मशीनें सिर्फ शिफ्ट करनी है, और वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन हम डेली बेसिस पे करते हैं। और अली ने क्वेश्चन किया है एग्जाम्स का, तो वो मेरा ख्याल है अब आप आते साथ डायरेक्ट एग्जाम तो नहीं आपके होंगे। तो अगर 1 फरवरी से आप लोग आते हो तो कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन और हॉस्पिटल रोटेशन स्टार्ट करवाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इधर यूनिवर्सिटीज में बुलाऊँ ही ना, मैं आपको 5 दिन उधर ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो मैं करवाऊँ, सारी मोबिलाइजेशन हम देख लें, क्रच वॉकिंग देख लें कैसे करनी है। तो लेट्स सी के ये इधर से सारी अप्रूवल वगैरह मिलती है कि आपको इधर कैसे बुलाएं। आप यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं तो वो हमें गाइड करेंगी, HEC या UMT आपकी, तो वो फिर हम करेंगे इसको। इसमें आपने फिक्रमंद नहीं होना कि हॉस्पिटल रोटेशन स्टार्ट नहीं हो रही, इंशाल्लाह सर बहुत जल्द 6 सेमेस्टर तो एंड हो गया, अब कब तक हम लोग वेट करें? खुद ही बताओ, इसमें हमारा इसमें अब क्या कसूर है? अब आपकी यूनिवर्सिटी बंद हुई पिछले सेमेस्टर में, आपकी यूनिवर्सिटी बंद हो गई और अभी भी आपकी यूनिवर्सिटी बंद है। सेकंड वेव स्टार्ट हुई है और साथ ही आप थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी आए हो। तो जब यूनिवर्सिटी ही बंद है तो वो हॉस्पिटल का सिलसिला कैसे स्टार्ट करें? अभी आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हो, कोई आप FCPS के नहीं होगे जिन्होंने हॉस्पिटल्स में जाके सर्विसेज करनी है, आपने सिर्फ सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तो वो कैसे हो सकती थी? सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हो रही, अदरवाइज कोई इसमें सेकंड कॉज नहीं है। ठीक है जी, अब आपका लेक्चर हम एंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।